A very good morning to everyone. We were on employability skills, and employability skills covers around 10 marks of weightage in our exams. So, in employability skills, we have already seen that there are 5 of the units, out of which we were on the first one, and the first unit was related to communication skills. And in that unit also, we have seen many things like what is communication, what is sentence, what is phrase, what are types of phrases, how many types of statements are there. Other than this, we can say we have also seen what is a paragraph. All right. And we have seen barriers to the communication कि क्या क्या barriers communication में आ सकते हैं, and seen 7 types of barriers that was already seen by us. Now today there is one more important topic which we are going to start with. So this topic is actually about 7 C's of communication. As you can see the heading over here, 7 C's of communication. ये क्वेश्चन फिक्स है बेटा, ये हमेशा यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन एवरी टाइम इन द बोर्ड्स यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन टू बी अपियरिंग इन योर पेपर्स. किसी भी फॉर्म में आ सकता है. आप लोगों को बोला जा सकता है कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में 7 C's के नाम बताओ, या तो ऐसा आ सकता है कि किसी 2 C's को एक्सप्लेन करो. C's मतलब ये सी से जो वर्ड्स लिखे हैं ना, ये तो कम्युनिकेशन 7 C's होते क्या हैं, तो पहले हम ये समझते हैं. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन करते समय 7 C का हमको ध्यान देना चाहिए. उसमें जो पहला C होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लियर को. क्लियर मतलब हम जब भी कम्युनिकेशन करें, सो वी शुड मेक अवर ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर एंड वी शुड अवॉइड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस. जब कभी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी बात बताना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर रहना चाहिए और कभी भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट सी. द नेक्स्ट वन इज़ कंसाइज. कंसाइज मतलब कि एकदम क्लियर और टू द पॉइंट. ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को समझाने के लिए आप उसके लिए यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्सप्लेनिंग द टॉपिक्स. आप लोगों को किसी टॉपिक को अगर समझाना ही है, सामने वाले को वो चीज़ समझ में आ जाए, ऐसा कुछ करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर उस चीज़ को एकदम क्लियर और टू द पॉइंट रखना पड़ेगा. ठीक है. कोई भी फिलर वर्ड्स, कोई भी फिलर सेंटेंसेस हम लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि और सेंटेंस लेंदी हो और कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट या अनक्लियर हो, है ना. तो उसको क्लियर रखने के लिए हमको टू द पॉइंट बात करनी चाहिए. द थर्ड वन इज़ कंक्रीट. कंक्रीट मतलब क्या होता है कि हमको जब भी कोई बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हमको ऐसी बातें करनी है जो तथ्य हो. कुछ भी मन से कुछ भी नहीं बोल देना है जो बात सही नहीं है और हम कुछ भी बात बोल रहे हैं, मतलब कि हवा में बात करना जैसे बोलते हैं ना अपन. सो वी शुड नॉट बी वेग. यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वेग. वेग का मतलब यही होता है, मतलब जो बहुत क्या कहना चाहिए, जिसको बहुत कम जानकारी होती है किसी चीज़ के बारे में, है ना. तो हमको स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. किसी भी टॉपिक को, कम्युनिकेशन किसी भी टॉपिक के बारे में करते समय हमको स्पेसिफिकली बात करनी चाहिए. वेग होकर किसी टॉपिक को बिल्कुल नहीं जानते ऐसे टॉपिक्स पे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए. और फैक्ट्स और फिगर्स का यूज़ करना चाहिए जब भी हम कम्युनिकेशन करें, ताकि फैक्ट्स और फिगर्स से हम हमारे टॉपिक को और स्पेसिफिक रख सकें और क्लियर रख सकें. तो 3 चीज़ देख लिए, कौन कौन से? क्लियर, कॉन्साइज और कंक्रीट. चौथे सी की तरफ आते हैं, जो कि है करेक्ट. करेक्ट का मतलब क्या कि हमको जो भी हम कुछ टाइप कर रखा है, अगर कोई प्रेजेंटेशन है तो वहाँ पे टाइपिंग एरर्स से बचना चाहिए. और जो भी फैक्ट्स और फिगर्स हम कहीं के दिखा रहे हैं तो हमको वो फैक्ट्स और फिगर्स एक बार खुद से चेक करना चाहिए, उसको प्रूफ रीड करना चाहिए कि जो भी हम फैक्ट्स और फिगर्स दिखा रहे हैं, क्या वो फैक्ट्स और फिगर्स करेक्ट हैं. अगर वो करेक्ट होंगे तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सही से और एकदम करेक्ट हो पाएगा. तो ये जो 4th C है हमारा, वो है करेक्ट. 5th C की तरफ बढ़ते हैं. हमारा जो 5th C है वो है कोहेरेंट. कोहेरेंट जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा था, तो पैराग्राफ में भी मैंने वर्ड यूज़ किया था, जो पैराग्राफ मतलब वो सेंटेंसेस जो कि ऑर्गेनाइज्ड और कोहेरेंट हो. कोहेरेंट मतलब हमारी पिछली सेंटेंस जो है और हमारी जो अगली सेंटेंस है जो हम बोलने वाले हैं, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए.
पहली बात कुछ और कर दी, दूसरी बात कुछ और कर दी, दोनों सेंटेंसेस के बीच में कोई लिंक नहीं है, तो उस तरीके से कम्युनिकेशन एक हेल्दी कम्युनिकेशन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा और वहाँ पर फिर कम्युनिकेशन वीक होगा और वहाँ पर समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है। एंश्योर इट फ्लोज लॉजिकली, वही बात, लॉजिकली फ्लो करे मतलब कि पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड हो, फिर अगला सेंटेंस भी इनको कहीं ना कहीं रिलेट करता हो, तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस फ्लो करना चाहिए। हमारा जो छठवां सी है वो है कंप्लीट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डज द मैसेज कंटेन एवरीथिंग इट नीड्स टू। अगर हम किसी टॉपिक के बारे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या हमने सारी वो बातें कवर कर ली जो हम करना चाहते थे? अगर हाँ तो हम कहेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट है। और आखिरी होता है कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है कि विनम्रता से बात करना, है ना, टू बी पोलाइट वी कैन से इन इंग्लिश, है ना, थोड़ा पोलाइटफुली बात करना, विनम्रता से बात करना। कम्युनिकेशन जब भी हो रहा हो तो कम्युनिकेशन के टाइम पर यू हैव टू बी पोलाइट, यू डोंट हैव टू लूज़ योर टेम्पर वी कैन से, है ना। तो बहुत पोलाइटली हमको बात करनी चाहिए और टैक्टफुली बात करना चाहिए, तरीके से बात करना चाहिए। तो ये 7 C's हैं कम्युनिकेशन के, जो डेफिनेटली पेपर में आते हैं। और अभी भी लिख के ले लो आप लोग, CBSE जो बोर्ड पेपर बनाएगा उसमें आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो ये सातों C's के नाम आपको पता होना चाहिए और ये जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस में आपको उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं इनको भी ज़रूर से आप पढ़ लें। ठीक है, तो ये 7 C's काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह इनके नाम देखने को मिलेंगे। तो ये 7 C's बिल्कुल आपको याद से और अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसर का। वर्ड प्रोसेसर मतलब MS वर्ड। MS वर्ड के बारे में बहुत सी चीज़ें हम जानते हैं। तो MS वर्ड के ये स्क्रीन को बताया हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और ये कुछ टूल बार्स के नाम दिए हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्क्रोल बार भी टूल बार ही होता है, स्टेटस बार। तो ऐसे बहुत सारे टूल बार्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। और इन्होंने बताया है कैसे न्यू फाइल ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर शॉर्टकट देखो, ये याद रखना आप लोग, सेव का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+S, और सेव एज का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Shift+Ctrl+S। ठीक है, तो सेव एज का जो शॉर्टकट होता है उसमें Ctrl+S तो होता ही होता है, बट यू हैव टू इंक्लूड वन मोर की विच इज़ शिफ्ट की। तो सेव एज का शॉर्टकट होता है Shift+Ctrl+S और सेव का होता है Ctrl+S। तो ये हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फाइल को सेव करना बताया हुआ है और यहाँ पर बोला है कुछ टूल बार्स के नाम बताओ। तो स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ऐसे दो नाम हम बता सकते हैं। स्क्रोल बार वो भी एक टूल बार है ना। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, ये तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ बताई हुई हैं, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+Y। ये सारी शॉर्टकट कीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको काफ़ी शॉर्टकट कीज़ देखने को मिल रही हैं। अंडू होता है Ctrl+Z से, रीडू होता है Ctrl+Y से। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट यहाँ लिखे हुए दिख रहे हैं और सिलेक्ट ऑल, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑल दी शॉर्टकट्स आर इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर कौन सा शॉर्टकट किस चीज़ का है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे देखते हैं और कुछ चीज़ें खास दी हुई हैं क्या। हाँ, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कट पेस्ट क्या करता है, ओरिजिनल लोकेशन से टेक्स्ट को हटाकर दूसरी फाइनल डेस्टिनेशन पर पेस्ट कर देता है और ओरिजिनल जो सोर्स लोकेशन है वहाँ से उस फाइल को वो हटा देता है। जबकि अगर मैं बात करूँ कॉपी पेस्ट की, तो कॉपी पेस्ट क्या करता है, सोर्स वाली डेस्टिनेशन पे भी फाइल को रखता, सोर्स वाली लोकेशन पे भी फाइल को रखता है और डेस्टिनेशन वाली लोकेशन पे भी फाइल को रखता है, मतलब 2 कॉपीज़ क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, नेम द सेट ऑफ कमांड्स यूज्ड टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाना है तो क्या करोगे, पहले Ctrl+C, ये पहला कमांड, और दूसरा Ctrl+V। तो ये 2 सेट्स ऑफ कमांड हमको यूज़ करनी पड़ेंगी जिनको बोलते हैं कॉपी और पेस्ट। ठीक, तीसरा वाला देखो, राइट कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द फॉलोइंग कमांड, कॉपी, कट, पेस्ट, अंडू और बोल्ड। आई थिंक 5 के शॉर्टकट आपको पता होंगे। बोल्ड का Ctrl+B होता है
अंडू का कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड होता है, ठीक है। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर टेक्स्ट को मूव करना है, क्वेश्चन नंबर 2, तो वहाँ पर क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे कट पेस्ट यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके सिवा और कोई ऐसी खास चीज़ इस चैप्टर में नहीं है। आगे बढ़ता हूँ मैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें समझाने जैसा, उसकी तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, ओरिएंटेशन बार बार पेपर में आ रहा है, ओरिएंटेशन क्या होता है, तो ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओरिएंटेशन रिफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द पेज इज़ प्रिंटेड। एक पेज को प्रिंट करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो इस तरीके से और दूसरा हो सकता है इस तरीके से, ठीक। ये जो तरीका है, इस तरीके को बोलते हैं पोर्ट्रेट, और ये जो तरीका है इसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो पेज जब प्रिंट होगा तो वो दो ही डायरेक्शंस हैं जिसमें वो पेज प्रिंट हो सकता है। पहला होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। तो डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं। ओरिएंटेशन रिफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द पेज इज प्रिंटेड। द डिफॉल्ट पेपर ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट इन विच द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द पेपर। पेपर की जो विड्थ होती है वो विड्थ पे प्रिंट करता है। जैसे ये मेरा पेज है, तो ये पेज ये मेरा पेज है, तो इस पेज की विड्थ मतलब ये एरिया, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा रख दूँ तो वो ब्रेड्थ ऑफ द पेज पे प्रिंट करेगा, मतलब कि ये वाले एरिया पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंटिंग होगी। तो हमको पता होना चाहिए कि ओरिएंटेशन होता क्या है। ओरिएंटेशन क्या होता है, द डायरेक्शन इन विच द पेपर हैज़ टू बी प्रिंटेड इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन। दो तरीके की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आगे बढ़ता हूँ मैं, और भी कुछ चीज़ जो इस PDF में है वो आप लोगों को बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है। तो रैप टेक्स्ट क्या है, तो रैप टेक्स्ट इज़ अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स अ न्यू लाइन व्हेन अ वर्ड इन अ सीक्वेंस रीचेज द बॉर्डर ऑफ द पिक्चर और अ टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कि ये मेरा पेज है, और ये पेज पे अगर मैं लिखते जा रहा हूँ, और अगर मेरा रैप टेक्स्ट ऑन है, तो जैसे ही मेरा पेज यहाँ बॉर्डर तक पहुँचेगा, ऑटोमेटिकली ये अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है। अगर रैप टेक्स्ट ऑन नहीं होगा तो वो पेज को आगे तक लिखता जाएगा, और यहाँ पर स्क्रॉल बार दे देगा कि अब आपको आगे का पेज देखना है तो ये स्क्रॉल बार पे क्लिक करो, और ये स्क्रॉल बार पे क्लिक करके आप आगे का टेक्स्ट देख सकते हो। तो रैप टेक्स्ट इज़ अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स अ न्यू लाइन व्हेन अ वर्ड रीचेज द बॉर्डर ऑफ द पेज। बॉर्डर पे पहुँच जाए तो वहाँ पर रैप टेक्स्ट का वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ जाता है, उसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। हेडर और फुटर्स हम ऑलरेडी जानते हैं, हेडर्स और फुटर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। और मैं चीज़ें देखता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को। आगे यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। इन्होंने बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ बेसिक सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला जो मेन सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सर्व्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में अगर हमको कुछ इंटरेक्शन करवाना है तो एक सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप आपके कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारा मोबाइल, अगर मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं डला हो तो आप कैसे कोई चीज़ चलाओगे, है ना। तो एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि इट मैनेजेस ऑल द डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस कंप्यूटर में जो कनेक्टेड होते हैं उन सब के बारे में ये ट्रैक रखता है, ठीक है। कौन सा डिवाइस चल रहा है, बिजी है, फ्री है, वो सारी डिटेल्स रखता है। डिवाइस प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। हमारे जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज हैं उनको भी कंट्रोल करता है। मेमोरी के भी पूरा ट्रैक रखता है कि कितनी मेमोरी कौन यूज़ कर रहा है, कितनी मेमोरी प्रोग्राम को लग रही है, क्या उतनी मेमोरी फ्री हमारे पास अवेलेबल है। वो सारी चीज़ों को ट्रैक करने का काम भी किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फाइल्स और डायरेक्टरीज़ को कहाँ पर कैसे स्टोर करना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, वो सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं, ठीक। और कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही किए जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं।
टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाता है। तो कंप्यूटर्स में कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं? तो एक होता है डॉस, DOS, जिसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक पूरी ब्लैक स्क्रीन होती है और कमांड लिख लिख कर हमको वर्क करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डॉस। दूसरा होता है विंडोज़, जो कि हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। तीसरा होता है लिनक्स। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो टीचनेक्स्ट है हमारे, वो टीचनेक्स जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, वो एक और टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंप्यूटर में अगर बात करें तो तीन, डॉस, विंडोज़ और लिनक्स। और अगर मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो एक मोबाइल में जो सबसे खास ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं वो है एंड्रॉयड, है ना। एंड्रॉयड ज़्यादातर हमारे मोबाइल्स में एंड्रॉयड होता है। एप्पल आईफोन, तो एप्पल जो आईफोन बनाता है उसमें होता है iOS, ठीक है, उसमें iOS नाम का सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा एक सॉफ्टवेयर और होता है जिसको बोलते हैं सिम्बियन। सिम्बियन कुछ ऐसे बहुत पहले नोकिया ने जब खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था तो उसने उसका नाम दिया था सिम्बियन। और माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का जो विंडोज़ कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, वैसा का वैसा विंडोज़ का फ़ोन का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ऐसे 4 मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और मोबाइल्स में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके नाम बताएं। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से कंप्यूटर के हैं और कौन से मोबाइल के हैं, तो ये हमको जानकारी होना चाहिए। डेस्कटॉप क्या होता है? तो कंप्यूटर चालू होते से जो पहली स्क्रीन दिखती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और भी मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। ठीक, बाकी चीज़ें उसमें कुछ नहीं है। फाइल कैसे कॉपी करते हैं, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में कैसे पेस्ट करते हैं, कॉपी कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है, कट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो उनको स्किप करके हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, जो है अप्लाई बेसिक स्किल्स फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर की केयर और मेंटेनेंस कैसे करोगे। तो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में, उन अलग अलग डिवाइसेस में कैसी केयर करी जाना चाहिए वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर। क्यों हमें केयर और मेंटेनेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर के? तो क्यों है भैया? सीधी सी बात, कंप्यूटर जितना ज़्यादा क्लीन और मेंटेन्ड रहेगा उतना एफिशिएंटली वर्क करेगा। पुअर मेंटेनेंस होगा तो क्या होगा? फेलियर होगा, सिस्टम फेलियर होगा तो बंद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें रेगुलर केयर और मेंटेनेंस करते रहना चाहिए कंप्यूटर्स की, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि कंप्यूटर्स में क्या गड़बड़ी हो रही है और हम उसको सही करते रहें और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और टेक केयर करने के लिए चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स लेना चाहिए कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट बताया हुआ है, कीप द कंप्यूटर डस्ट फ्री। कंप्यूटर में धूल ना हो ऐसी हमको देख रेख रखनी चाहिए कि धूल ना जमे कीबोर्ड में, मॉनिटर के पीछे जो वेंट्स होते हैं उसमें, इवन माउस में और सीपीयू में, तो वहाँ पर डस्ट ना जमे। डू नॉट ईट और ड्रिंक वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, फूड और ड्रिंक में स्पिल ऑन द सिस्टम, है ना। कंप्यूटर चलाते समय अगर हम खाना पीना कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके गिरने का डर है, वो लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे स्पिल कर जाएगा, फैल जाएगा, जिससे कि हमारा हार्डवेयर ख़राब हो सकता है। टू कीप द कीबोर्ड क्लीन, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यूजिंग इट, है ना। और कीबोर्ड को साफ़ सुथरा रखना है। कभी कभी क्या होता है, गीले हाथों से, तेल वाले हाथों से आप कंप्यूटर्स को यूज़ कर लोगे तो वो की पर वो जम जाएगा, डस्ट ऐसी जम जाएगी कि अलग ही वो दिखेगी, तो उससे भी हमारा कीबोर्ड की साफ़ सफाई में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमको साफ़ सुथरे हाथों से कीबोर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। CDs एंड DVDs शुड बी हैंडल्ड केयरफुली सो डैट इट डज़ नॉट गेट एनी स्क्रैचेस। आपको भी पता होगा CDs और DVDs में स्क्रैच आ जाते हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो उनकी भी बहुत केयरफुली हमको अच्छे से उनको रखना चाहिए। कीप द कीबोर्ड्स कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज़, जब कभी कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको हमको कवर करके रखना चाहिए। अब नीचे कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर्स में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे टेक केयर करें उसके बारे में बताया हुआ है। अब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को
कुछ जनरल प्रिकॉशंस बताए हुए हैं कि उनको क्लीन करने के क्या क्या जनरल प्रिकॉशंस हमको लेके चलना चाहिए। तो सबसे पहले बताया ऑलवेज पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर क्लीनिंग। कंप्यूटर की साफ़ सफाई करते समय सबसे पहले कंप्यूटर को बंद कर दो, पावर प्लग निकाल दो। नेवर स्प्रे क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कभी भी डायरेक्टली स्प्रे अगर हमारे पास कुछ है तो वो स्प्रे डायरेक्टली कंप्यूटर पे हमको उसको स्प्रे नहीं करना है। हमको क्या करना चाहिए, उस लिक्विड को पहले क्लॉथ पर लेना चाहिए और उससे हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट को क्लीन करना चाहिए। डायरेक्टली कंप्यूटर पे स्प्रे नहीं करना है, उसको क्लॉथ पे लेना है और उस क्लॉथ से हमको उसको कंप्यूटर्स पे लगाना है और यूज़ करना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, डू नॉट अलाउ द क्लीनिंग लिक्विड टू ड्रिप नियर द सर्किट बोर्ड। है ना, ऐसा ना हो कि क्लीनिंग लिक्विड बहने लग जाए सर्किट बोर्ड के अंदर। सर्किट बोर्ड्स भी डैमेज हो जाते हैं, जंग लग जाती है, वो काम करना बंद कर देते हैं और सर्किट बोर्ड्स ही यहाँ पर महंगे भी होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर अगर हम कोई लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर बह रहा है या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारा कंपोनेंट में मेल फंक्शन कर जाए। Preferably use anti-static wristband which helps to prevent building up the static energy near the electronic device। है ना, कुछ रिस्ट बैंड्स आते हैं जिनका यूज़ करना चाहिए, जिससे कि कभी कभी होता है ना, हम चादर पे हाथ बार बार घिसते हैं तो मतलब कि करंट जनरेट होता है, हम कहीं भी हाथ लगाते हैं तो करंट सा लगता है। तो ऐसी एनर्जी जनरेट ना हो उसके लिए हमें एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हमको बताए हुए हैं इन्होंने। कीबोर्ड को क्लीन कैसे करें, मॉनिटर को कैसे क्लीन करें, तो मॉनिटर को यूज़ करने के लिए क्या बोला इन्होंने, सॉफ्ट लिनन का क्लॉथ लो, उससे जैसे कॉटन का, उससे यूज़ करो। डायरेक्टली वाटर स्प्रे मत करो कंप्यूटर्स पे, है ना। ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कीबोर्ड के बारे में बताया हुआ है, डर्ट एंड डस्ट कैन कॉज द कीबोर्ड टू बी डैमेज्ड। तो कीज़ पे हमको प्रॉपरली डर्ट नहीं जमने देना है। ठीक है। कीबोर्ड को पीरियोडिकली हमको क्लीन करते रहना चाहिए। अपसाइड डाउन कीबोर्ड की बटन्स को फ्लोर की तरफ फेस करके उसको शेक करना चाहिए ताकि कीबोर्ड्स के अंदर जितनी भी डस्ट अभी तक जमा हुई है वो डस्ट निकल जाए। आप लोग भी देखना, आपके घर पे अगर कंप्यूटर्स हैं तो कीबोर्ड्स को पलटाना और उसको झटकारना, मतलब शेक करना। आप देखना बहुत सारी डस्ट आपके कीबोर्ड्स में से निकलेगी। ये डस्ट धीरे धीरे कहीं ना कहीं जमा होती जाती है और हमारे कीबोर्ड को मेल फंक्शन कर देती है। तो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। माउस को क्लीन करते समय भी हमको सॉफ्ट लिनन क्लॉथ का यूज़ करना है। लेंस एरिया को हमको कॉटन स्वैब से या तो ब्लोइंग एयर से क्लीन करना है, उस पर केमिकल नहीं लगाना है जहाँ पर भी लेंस है। ठीक है। फिर डिजिटल कैमरे में लेंस होता है, हमको कभी भी लेंस को ओपन नहीं करना है। डस्ट हटाने के लिए लेंस को बहुत साफ़ सुथरे और सॉफ्ट कपड़े से लेंस की सफाई करनी है ताकि स्क्रैच ना आए, क्योंकि स्क्रैच आएगा तो फिर वो कैमरे पे दिखेगा जिससे कि फ़ोटोज़ क्लियर नहीं आएंगी। सीडीज़ और डीवीडीज़ को भी हमको स्क्रैच फ्री रखना पड़ता है, तो उस पर भी कभी कभी डस्ट जम जाती है, तो उसको भी रिमूव करने के लिए हमको क्लीन लिंट फ्री कॉटन क्लॉथ का यूज़ करना चाहिए। डर्ट अगर हार्ड टू रिमूव है तो हमको कुछ स्पेशल लिक्विड्स आते हैं आज के समय में जो सीडी डीवीडी को क्लीन करने के लिए ही बने हैं, तो उन लिक्विड्स का यूज़ करके उस हार्ड डस्ट को भी हमको धीरे से निकालना चाहिए। ये क्या है, सम ऑफ द मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। कंप्यूटर्स का मेंटेनेंस कैसे करें उसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो क्या पॉइंट्स है देखो, कीप द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड माउस मॉनिटर क्लीन। सबसे पहला तो यही है, कंप्यूटर्स को साफ़ सुथरा रखना है तो हमको ये रखना ही पड़ेगा, उनके कंपोनेंट्स को क्लीन करना ही पड़ेगा। मतलब मेंटेनेंस करने के तरीके बता रहे हैं। जो हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है उसको बदल दो, माउस वर्किंग नहीं है, कीबोर्ड वर्किंग नहीं है तो उनको बदल दो। फूड आइटम्स को कंप्यूटर से दूर रखना है। केबल्स और कॉर्ड्स जो है वो मेस्ड अप ना हो, एक दूसरे में उलझी हुई ना हो, निकालने में तकलीफ जा सकती है। वायर मोल्डेड रहेगा तो कटने के चांसेस हैं, कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। इसीलिए अनऑथराइज सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में है उसको रिमूव कर दो। जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं करते, जो आपके काम का नहीं है, उसको बिल्कुल पहली फुर्सत में आप लोग हटा दें। टेकिंग रेगुलर बैकअप ऑफ द डेटा, आपके कंप्यूटर में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप समय समय पर लेते रहें। ऐसा ना हो कि एक दिन कंप्यूटर मेल फंक्शन कर जाए, फेलियर हो जाए कुछ और आप आपके डेटा से भी हाथ धो बैठे। तो इसलिए डेटा का बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में बैकअप को कहीं ना कहीं यूज़ कर रख लेना चाहिए। एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, एंटीवायरस को अप टू डेट रखना चाहिए
तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मेंटेनेंस के बारे में बताए गए हैं। डू नॉट ओवर चार्ज द बैटरीज, कोई बैटरीज है तो उनको ओवर चार्ज नहीं करना है। जहाँ पर वेंट्स हैं, जहाँ से हवा जाती है कंप्यूटर्स में, उनको ब्लॉक करके नहीं रखना है। कंप्यूटर्स को प्रॉपरली शट डाउन करना है जब भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्होंने हमको यहाँ पर बताए हुए हैं। कंप्यूटर का रेगुलर स्कैन करते रहना चाहिए, एंटीवायरस चेक करते रहना चाहिए कि भैया कोई वायरस तो नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर्स में करते रहना चाहिए। अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कोई दूसरे प्रोग्राम्स में खुद को अटैच कर लेते हैं और अटैच करने के बाद उसके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो दूसरे प्रोग्राम्स में खुद को अटैच कर लेते हैं और उन प्रोग्राम्स का बिहेवियर चेंज कर देते हैं और अपने हिसाब से उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे कि वो काम नहीं कर पाता जो काम करने के लिए वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है। मतलब वायरस उनको डिस्ट्रक्टिव बना देता है, कहीं ना कहीं हमारे डेटा को भी इरेज कर देता है, प्रोग्राम्स को करप्ट कर देता है। तो ये सारे काम वायरस कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कभी कंप्यूटर में आ जाए तो खुद की कॉपीज़ क्रिएट करते जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो कॉपीज़ क्रिएट करते जाते हैं, कंप्यूटर का स्पेस फुल होता है, कंप्यूटर का स्पेस फुल होता है तो सीधी सी बात है कंप्यूटर इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये वायरस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। वायरस से क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है? तो कंप्यूटर स्लो चलने लगेगा, फाइल साइज़ बदलने लगेगा, कोई 100 MB की फ़ाइल 150 MB की हो जाएगी, कंप्यूटर अपने आप रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। फाइल्स कंप्यूटर में अगर आप चेक करते हो यूजुअली, तो वो फाइल्स अगर अभी तक 1 लाख थी तो अब 2 लाख हो जाएंगी कंप्यूटर में। अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, कभी कभी कोई ऐसी एरर मैसेज कंप्यूटर पे आने लगती है जो हमको पता ही नहीं है क्यों आ रही है। तो ऐसा भी हो तो समझ जाओ कि कंप्यूटर में वायरस आ चुके हैं। कंप्यूटर रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन, कभी कभी कंप्यूटर अगर खुद से रीस्टार्ट होने लगे तो भी हमको समझ जाना चाहिए कि कंप्यूटर में वायरस एंटर कर चुका है। ठीक है, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या तरीका? तो सबसे खास एंटीवायरस। तो एंटीवायरस का यूज़ करें और कंप्यूटर्स में से जो भी उसमें वायरसेस हैं उनको रिमूव करें, उनको डिटेक्ट करें। कुछ वायरसेस के नाम बताए हुए हैं एंटीवायरसेस के नाम, तो एक है क्विक हील, एक है क्विक हील, मैकअफी, नॉर्टन एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एंटीवायरस के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हमको यहाँ पर बताई हुई हैं। मैं और कुछ देखता हूँ इस ये पूरे के पूरे जो ये हमारे सेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें कोई और चीज़ है क्या समझाने जैसी? हाँ, एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब क्या है कि आप में अगर कभी स्ट्रेस है, आप कभी परेशान हैं किसी चीज़ से, ठीक है, तो उस समय स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करें, मैनेज कैसे करें, खुद को स्ट्रेस से कैसे बचाएं। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है? तो जो भी स्ट्रेस है उसको मैनेज करना है ना, हमारी बॉडी को हेल्दी बॉडी बना के रखना। और कैसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें हम बहुत इफ़ेक्टिवली डील कर सकें उन स्ट्रेस से। तो ऐसा कुछ अगर हम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रेस यूजुअली होता किन चीज़ों का है? तो कभी कभी फिजिकल होता है, कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, कभी कभी मेंटल स्ट्रेस होता है, कभी कभी सोशल स्ट्रेस होता है। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस लोगों को हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल और सोशल। फाइनेंशियल मतलब पैसे की तंगी से स्ट्रेस हो सकता है, कभी कभी फिजिकली आपकी हेल्थ इश्यूज़ के कारण हो सकता है, कभी कभी मेंटली आप लोग किसी चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं तो उससे स्ट्रेस हो सकता है, कभी कभी दोस्तों परिवार वालों से रिलेटेड भी कोई स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस के कुछ ये यहाँ पर एजेंट्स बताए हुए हैं, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक, स्ट्रेस मैनेजमेंट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो हमारा मूड इम्प्रूव होता है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, लॉन्गिटिविटी बढ़ती है, हम आज ज़्यादा समय तक खुश रह सकते हैं। ठीक है, फिज़िकल स्ट्रेंथ हमारी अच्छी रहती है, मेंटल और फिज़िकल एंगेजमेंट किसी टास्क में अच्छे से होता है, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हम काम करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और बिहेवियर प्रॉब्लम्स हमको नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस मैनेजमेंट से होती हैं। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स हैं? तो कैसे हम स्ट्रेस से कैसे खुद को बचा सकते हैं? तो सबसे मेन चीज़ फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्रेन जो है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उससे हम बचेंगे
और ब्रेन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे हमारा मूड स्टेबलाइज होगा और हमारी स्लीप भी बढ़ेगी, जिससे कि स्ट्रेस मैनेज होगा। योगा इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस, तो हमें योगा भी करना चाहिए, इवन मेडिटेशन एंड एन्जॉइंग मूवीज़ देखें, गेम्स खेलें, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, वॉटेवर चीज़ में हमको इंटरेस्ट है वो चीज़ करें, तो उससे भी स्ट्रेस कम होता है। वैकेशंस पे जाएं फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ, जिससे कि थोड़ा सा माइंड चेंज हो, मूड चेंज हो, जिससे कि स्ट्रेस फ्री रहें हम। एंड टेकिंग नेचर वॉक्स, ठीक है, गार्डन्स में जाएं, पार्क्स में जाएं, नेचुरल पार्क्स में जाएं, सेंचुरीज़ में जाएं, है ना, विलेज साइड, कंट्री साइड, कहीं पर भी घूमें, जिससे कि हम नेचर वॉक्स करें और जिससे कि हमारी और स्ट्रेस मैनेज हो सके और हम स्ट्रेस फ्री रह सके, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको इन्होंने बताई हुई हैं। और कुछ देखता हूँ मैं और क्या है इस यूनिट में और आप लोगों को बताता हूँ। आगे यहाँ पर बताया हुआ है इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। अब ये आप लोग साइंस में काफ़ी पढ़ा होगा एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीज़ें आती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब लिविंग में आ गए। नॉन लिविंग में क्या चीज़ें होती हैं, तो नॉन लिविंग में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, 3 चीज़ें होती हैं। तो लिथोस्फीयर मतलब हमारे अर्थ की आउटर जो लेयर होती है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब कि वाटर बॉडीज़ जहाँ पर मिलती हैं उसको हाइड्रो मतलब वाटर, तो उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और एक होता है बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ है, तो आप लोगों को नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इनके बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़रूर से पढ़ा होगा। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ख़ास टॉपिक दिया हुआ है। हाँ, ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमको पता होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचुरली हमको नेचर से मिले हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। सॉइल, एयर, वाटर, मिनरल, कोल, सनशाइन, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। तो 2 टाइप्स के कौन कौन से, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वो जो ऑटोमेटिकली नेचर के थ्रू रिन्यू हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, सॉइल, विंड। नॉन रिन्यूएबल वो जो कि कभी नेचुरली रिन्यू नहीं हो सकते, उनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोल। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। तो ये देखो, ये चार्ट आप देख सकते हो, ये फ्लो चार्ट देखकर आप समझ सकते हो। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी प्लांट्स और एनिमल्स, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और सॉइल्स के बारे में इन्होंने हमको बताया हुआ है। एक और टॉपिक है यहाँ पर, ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी तब कहलाती है जब कभी कोई इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी कहलाएगी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान में जो भी हमको नीड्स हैं उन नीड्स को फुलफ़िल करे, पर फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स को उससे कोई तकलीफ़ ना हो, उस तरीके से अगर हम अभी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स, है ना। हम हमारी अभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स को उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना, उनसे छेड़छाड़ करे बिना अगर अभी कोई डेवलपमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, वो 3 पिलर्स के नाम पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको वो नाम पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल। तो ये 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर्स हैं, ये एग्जाम में ज़रूर से पूछा जाता है, ये नाम ज़रूर ध्यान रखें, सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमी, ये हमको ध्यान रखना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये तो पता चल गया। अब देयर आर सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG. This is also important. SDG is usually asked in the exams what SDG is, so we should know sustainable development goals. What are these sustainable development goals? So let us go through this and understand this topic. In 2015, September 2015, एक जनरल असेंबली ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ एक गोल बनाया, उसमें कितने 17, ये देखो ये लिखा हुआ है, उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिस्कशन किया गया। याद रखना, ऐसा भी पूछा जाता है कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो हमको ये 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम पता होना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 10 के तो पता ही होना चाहिए। सॉरी, देखो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं 17 गोल्स। तो देखो, सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, partnerships to achieve the goal. यहाँ पर अराउंड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अराउंड 10 आप लोगों को नाम तो पता ही होना चाहिए, तो ये 17 में से कोई 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम ज़रूर से ध्यान में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमको पता है तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 होता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब बनाए गए ना, तो उन्होंने हर एक का एक सिंबल भी बनाया। देखो जैसे कि आप देख सकते हो, नो पॉवर्टी का सिंबल बनाया हुआ है, ज़ीरो हंगर का एक इन्होंने क्या कह सकते हैं हम, एक लोगो बनाया हुआ है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग का, क्वालिटी एजुकेशन का, जेंडर इक्वलिटी। तो आप यहाँ पर सारे लोगोस देख सकते हैं कि कौन सा लोगो कैसा दिखता है, तो ये यहाँ पर बताया हुआ है। ये आपको स्क्रीन पर सारे के सारे लोगो अभी दिख रहे होंगे। ये पूरे 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के गवर्नमेंट द्वारा दिए गए लोगोस हैं। तो इन लोगोस को देखकर भी आप अगर याद रख सकते हो चीज़ों को तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमको कोई 17 में से 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब जैसे हमने कम्युनिकेशन का जब पढ़ा, तो कम्युनिकेशन के टाइम पे हमने पढ़ा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर होते हैं 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 5 P's कौन कौन से होते हैं, तो आपको इनकी डिटेल पता हो या ना हो, बट एटलीस्ट आपको नाम ज़रूर पता होना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप, पीस, प्लैनेट एंड पीपल, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप, पीस, प्लैनेट, पीपल, आपको ये पांचों नाम पता होने चाहिए कि 5 P's कौन कौन से होते हैं। एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कोई 2 P's के नाम बताओ या कोई 5 P's के नाम बताओ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 P's कौन कौन से होते हैं, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप, पीस, प्लैनेट, पीपल। तो ये हमको ज़रूर से पता रहे, ठीक। और देखता हूँ मैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ ये 4 नाम दिए हुए हैं। 4 डायमेंशंस दैट आर टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर प्रॉपर रखना है तो एक बैलेंस्ड प्रोग्रेस रखनी होती है, और वो बैलेंस्ड प्रोग्रेस इन 4 चीज़ों से आ सकती है। कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल और गवर्नेंस। तो ये 4 टर्म्स हमको ध्यान रखनी है। जब हमने पढ़े थे ना 3 पिलर्स, तो जब 3 पिलर्स पढ़े थे तो यहाँ पर 3 नाम तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, सोशल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, है ना। तो यहाँ पर भी देखो सोशल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी तो है ही है, सोशल, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट 3, चौथा एक और है यहाँ पर पॉलिटिकल और गवर्नेंस। तो ये 4 नाम हमको पता होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच,
तो अभी स्क्रीन पर आप लोग देखो, जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सब की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब की डेफिनेशन अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, नाम लिखो या तो किन्हीं दो को एक्सप्लेन करो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो दो की डेफिनेशंस क्या हैं। तो अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप उनकी डेफिनेशंस को देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो अभी हमने देखी। मैं और भी कुछ देखता हूँ, अगर इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में है तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एक और लास्ट टॉपिक जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स इम्पैक्ट। अब एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एंटरप्रेन्योर्स मतलब कि बिजनेसमैन्स की यहाँ पर बात की जाएगी। तो बिजनेसमैन्स और उनके इम्पैक्ट्स, उसके बारे में एक पूरा का पूरा एक यूनिट दिया हुआ है। तो ये हम थोड़ा सा समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स हैं क्या। तो एंटरप्रेन्योर्स आर सेट टू बी द पिलर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एंटरप्रेन्योर्स डिपेंडेंट, बहुत बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स पर इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो वो आर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स आर द बिजनेसमैन्स एंड दे आर सेट टू बी द पिलर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। वाई दे आर कॉल्ड पिलर्स ऑफ इकोनॉमी? बिकॉज दे क्रिएट जॉब्स। ठीक है, ये जॉब्स क्रिएट करते हैं, दूसरों को जॉब्स ऑफर करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मैसिवली टू द इकोनॉमी इन मैनी अदर वेज। ये उसके साथ साथ जॉब्स, क्या कहना चाहिए कि जॉब्स क्रिएट करने के साथ साथ ये इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर्स के बारे में यहाँ पर देखो कुछ बातें लिखी हुई हैं, हम थोड़ा सा इनको समझते हैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में। स्टडीज हैव शोन दैट द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी इज़ वेरी मच लिंक्ड टू द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। जितनी अच्छी एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ होगी, उतनी जल्दी उस सोसाइटी की, उस कंट्री की ग्रोथ होगी। जितने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करोगे, जितनी इनोवेटिव सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, जितने इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करोगे, जितने लोगों की प्रॉब्लम्स आप ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को वेंचर्स, उतने ज़्यादा नए नए ऑप्शंस मिलेंगे और उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी लिविंग होगी और दूसरों की भी। ठीक है, दूसरों को जॉब्स भी ऑफर होंगी, दूसरे पीपल को हेल्थ और वेल्थ दोनों में फ़ायदा मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योर्स का सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ना। कभी क्वेश्चन आ जाए कि एंटरप्रेन्योर्स का सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट है, तो एंटरप्रेन्योर्स का सोसाइटी पे एक बहुत डीप इम्पैक्ट है और एंटरप्रेन्योर्स ही उसकी ग्रोथ भी करते हैं। वेरी मच लिंक्ड है सोसाइटी और एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जितने इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव सर्विस, सॉल्यूशन लोगों की प्रॉब्लम जितनी सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा नए नए एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेसेस को लॉन्च करेंगे, है ना। मैंने आपको ओला का एग्जांपल बताया था, ओला कैब और ओयो रूम्स। तो ये दो एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में शेयर कर चुका हूँ कि ये कैसे क्रिएट हुई ये कंपनीज, कैसे इन लोगों के मन में ये विचार आया कि भैया ऐसा कुछ हमको करना चाहिए। तो देखो आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट्स जॉब्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, तो सीधी सी बात है कि वो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल क्रिएट जॉब्स, है ना। ये जॉब क्रिएटर्स होते हैं, ये जॉब सीकर्स नहीं होते। ठीक है, ये जॉब क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे जॉब सीकर्स की हेल्प करते हैं उनको उनकी नौकरी ढूंढने के लिए। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा नौकरी ढूंढने के लिए ये जॉब सीकर्स की हेल्प करेंगे, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट पे भार कम होगा,
है ना। गवर्नमेंट का लोड कम हुआ ना एंटरप्रेन्योर्स की वजह से। अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते तो सारे लोग जॉब्स के लिए किन पे डिपेंडेंट हो जाते, तो गवर्नमेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते। अब गवर्नमेंट इतनी सारी जॉब्स कैसे जनरेट करेगा, है ना। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जॉब सीकर्स नहीं होते, ये जॉब क्रिएटर्स होते हैं। इधर पर आकर लोग जॉब्स करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट पे जो जॉब्स क्रिएट करने का जो लोड है वो कम होता है। इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी जनरेट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत से लोग अगर एक जगह पे जॉब करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इनकम होगी, और इससे वो भी पैसा अर्न करेंगे, तो इससे उनकी भी लाइफस्टाइल सुधरेगी। तो एंटरप्रेन्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर्स हेल्प्स रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सीधी सी बात है, आप जॉब करोगे, पैसे अर्न करोगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका सुधरेगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एज रोल मॉडल्स जनरेट मोर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने वही रितेश अग्रवाल जो ओयो रूम्स के फाउंडर हैं, उनके बारे में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ऐसे लोग ही आगे की जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं, और इनको देखकर ही लोग दूसरे भी एंटरप्रेन्योर्स बनने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, कम्युनिटी भी डेवलप होती है। सोशल कॉज के लिए लोग आगे आते हैं, एजुकेशन के लिए आगे आते हैं, पब्लिक हेल्थ और बहुत सी चीज़ों के लिए आगे आते हैं। जैसे कि अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के हेड थे, तो उन्होंने करोड़ों रुपए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खर्च करे भारत के बहुत सारे राज्यों में। तो एंटरप्रेन्योर्स कहीं ना कहीं हमको कहना चाहिए कि कम्युनिटी को भी डेवलप करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स कहीं ना कहीं पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, गरीबों को भी मदद करते हैं, उन लोगों को भी बहुत सारे साफ़ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में भी कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी, यहाँ पर बस ये टर्म्स देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट वेल्थ, contribute to the growth of overall economy by stimulating the growth of related business। बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी तो देश की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ झुकाव हो लोगों का, तो उसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट भी लाई है। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है ना। इससे क्या हो रहा है, न्यू स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल रहा है, लोग मतलब गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बढ़े, और इससे कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सुधरे। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं प्रयास करती रहती है, जीडीपी में भी फ़र्क पड़ता है। हम इस प्रोडक्ट को बाहर भेजेंगे तो एक्सपोर्ट्स में भी हमारी कहीं ना कहीं अर्निंग होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ एंड रोल। अब एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ एंड रोल ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का क्या पैशन होता है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटी, तो एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो देखो। सबसे पहली क्वालिटी होती है पैशनेट। वो अपने काम को करने में बहुत पैशनेट होते हैं, एंड दे बिलीव इन व्हाट दे डू। वो जो कर रहे हैं वो उसमें बहुत पैशनेटली काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। एंटरप्रेन्योर्स हैव स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, दे आर ऑलवेज फोकस्ड एंड वर्किंग टूवर्ड्स बिजनेस ग्रोथ। दे आर गुड प्लानर्स एंड मैनेज देयर टाइम एफिशिएंटली। वो लोग हमेशा हमारे खुद के बिज़नेस को ग्रो करने की ही एक फीलिंग लेकर हमेशा उस पर ही फोकस्ड रहते हैं, और वही काम करते हैं, और बहुत अच्छे से प्लानिंग करके और पूरे टाइम को मैनेज कर कर ही एंटरप्रेन्योर चलता है। पीपल स्किल्स, ये लोग पीपल से डील करते हैं, कस्टमर्स से डील करते हैं, एम्प्लॉयज़ से डील करते हैं, एसोसिएट्स से डील करते हैं। तो जितनी ज़्यादा जिसमें अच्छी पीपल से डील करने की स्किल्स होंगी, वो उतना ज़्यादा आगे जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर पीपल स्किल्स भी होती हैं। ये लोग बहुत क्रिएटिव और ओपन माइंडेड होते हैं। दे लाइक बीइंग क्रिएटिव एंड आर ओपन टू न्यू आइडियाज़। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और नए आइडियाज़ को भी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कमिटेड एंड दे आर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। तो आपको कभी भी क्वालिटीज़ पूछी जाएँ तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। परसिस्टेंट मतलब कि क्या कहना चाहिए कि कभी भी हार नहीं मानना, है ना। नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वी विल नेवर गिव अप, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट।
हार भी गए, डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, तो हार नहीं मानना है, करते रहना है, हमेशा सक्सेस के लिए प्लान करना है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। रिस्क टेकिंग, कहीं ना कहीं बिजनेस है तो रिस्क तो होता है, पैसा लगाया हुआ है तो बिजनेस में रिस्क तो रहेगा। तो ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि उनके बारे में बताया हुआ है, एक जिवामे के बारे में बताया हुआ है और एक ओयो रूम्स के बारे में बताया हुआ है। तो ऐसी कुछ कंपनीज़ है जो इंडियन मेड कंपनीज़ हैं। एक और क्वेश्चन है, मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको पता होना चाहिए, क्या मिथ है, क्या अवधारणाएं हैं, क्या लोगों को गलत सोच है एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, वो यहाँ पर बताई हुई हैं। मिथ मतलब वही सच्चाई नहीं है, जो सच नहीं है, बट एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लोग जो सोचते हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। एक सर्वे ने बताया है कि 83% ऑफ पीपल वर्किंग वांट टू ट्राई एंटरप्रेन्योरशिप। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उसमें से 83% लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस करें, बट नीचे वाली लाइन पढ़ो, बट इन रियलिटी अबाउट 5% एक्चुअली डू इट। बट उसमें से मात्र 5% ऐसे होते हैं जो उस स्टेप को ले पाते हैं। हर कोई उस स्टेप को नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, लोगों को मिथ है, लोगों को अवधारणाएं हैं कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, कि एंटरप्रेन्योर्स का माइंड जो होता है बॉर्न टैलेंट है। उनको मतलब कि बाय बर्थ ऐसा टैलेंट मिला है कि वो बिजनेसमैन बनेंगे, पैसे कमाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, वो उन्होंने खुद से वो क्वालिटीज़ डेवलप करी हैं और खुद से वो क्वालिटीज़ डेवलप करने के बाद वो एंटरप्रेन्योर्स बने हैं। ठीक है, तो ये मिथ है एक। अगली मिथ क्या है, अगली अवधारणा है, इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया यू कैन बी एंटरप्रेन्योर। नहीं, ऐसा नहीं है। आइडियाज़ आर द ओरिजिन ऑफ समथिंग, बट एन आइडिया अलोन कैनॉट बी रियलिटी अनलेस देयर इज़ अ पैशन, प्रॉपर प्लानिंग, अ लीडरशिप एंड अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन। सिर्फ एक अच्छे आइडिया होने से आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप लोगों में पैशन होना चाहिए, उस प्रॉपर आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, लीडरशिप की स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, प्रॉपर उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो सारी आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, तभी जाकर आप एक गुड और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट अनलिमिटेड फ्रीडम। ये भी एक अवधारणा है। लोग ऐसा सोचते हैं कि बिजनेसमैन है मतलब ये पूरी तरह से फ्री हैं, ये जब चाहें जैसे चाहें काम कर सकते हैं। नहीं, जबकि वो लोग ज़्यादा बिजी होते हैं। एनी टाइम दे कैन डू एनी थिंग, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हर समय कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, टाइम, एफर्ट्स, अर्निंग, बहुत सारी चीज़ों का उनको ध्यान देना होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वन पर्सन शो, यू कॉल द शॉट्स। लोग ऐसा सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करना सिर्फ एक पर्सन का शो है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक अकेला आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, एक उसको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ये लोग सब मिलकर काम करेंगे तब जाकर एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बन सकता है। तो ये भी एक मिथ है कि वन पर्सन शो है, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स क्विक वेल्थ, इट इज़ एन ईजी वे टू गेट रिच। ये भी एक मिथ है, अवधारणा है, गलत बात है जो लोग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में मानते हैं। क्या? कि इट इज़ एन ईजी वे टू गेट रिच, अमीर होने का सबसे आसान तरीका है एंटरप्रेन्योर बन जाओ। बट एंटरप्रेन्योर बन जाने से काम नहीं होता, फेलियर भी यहाँ पर फेस करने को मिलता है। हो सकता है आपने जो पैसा लगाया है शुरू में तो वो पैसा ही ना मिले और बाद में चलकर कभी आप लोग अर्निंग कर पाओ। ठीक है, बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर देखो, यू रिक्वायर अ बिजनेस स्कूल डिग्री टू बी एन एंटरप्रेन्योर। आपको MBA करना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि सचिन बंसल, बिनी बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स हैं, जिन्होंने अभी तो वैसे शायद कंपनी सेल आउट कर दी है, सचिन बंसल और बिनी बंसल ने, पर ये वो हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट को बनाया। ठीक है, तो इनके पास कोई बिजनेस डिग्री नहीं थी, दे वेर इनफैक्ट इंजीनियर्स, है ना। बट उन्होंने वो बिज़नेस किया, उन्होंने एक कंपनी लॉन्च करी फ्लिपकार्ट, जो कि आज काफ़ी सक्सेसफुल है ना। रितेश अग्रवाल, जो कि ओयो रूम्स के फाउंडेशन, जिन्होंने जो फाउंडर है ओयो रूम्स के, वो सिर्फ स्कूल एजुकेशन उन्होंने लिया है, 12th तक ही पढ़ाई करी है ना। सिमिलरली बिल गेट्स तो स्कूल में ही फेलियर थे, तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बना ली। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास एक स्कूल डिग्री, बिजनेस स्कूल डिग्री होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ठीक है, MBA या स्कूल डिग्री नहीं भी हो तो भी हम
एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये मिथ है ऊपर जो हमने पढ़े। एंटरप्रेन्योर के क्या क्या रोल्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एंटरप्रेन्योर के क्या रोल्स होते हैं, तो ये यहाँ पर हमको नाम पता होना चाहिए। इनोवेटर, टीम बिल्डिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड टेकिंग द रिस्क। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर ये देखते हैं क्या है। एंटरप्रेन्योर का क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये सोसाइटी, कंट्री की इकोनॉमी, वेल्थ जनरेटर, बहुत सारे काम करते हैं ये लोग, वेल्थ जनरेट करते हैं, है ना। न्यू इंडस्ट्रीज़ और वेंचर्स, नई नई चीज़ें लॉन्च करते हैं। रीजनल डेवलपमेंट, किसी एक रीजन को डेवलप करते हैं। ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर्स के कुछ रोल्स हैं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आपकी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए ये लोग वर्क करते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया हुआ है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो सेशन है वो भी एंटरप्रेन्योर्स का है, लास्ट सेशन है ये, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन। क्या एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर ऑप्शन के लिए सही है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि क्या हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि 83% ऑफ द यूथ डू थिंक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ पॉसिबल कैरियर ऑप्शन। यूथ जो है वो 83% ऑफ यूथ ज़रूर सोचता है कि हम एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने। ऑल्दो द इंटरेस्ट हैज़ डेफिनेटली इंक्रीज्ड, द सक्सेस रेट्स बट द सक्सेस रेट्स आर स्टिल अबाउट 5 to 6%। समझ रहे हो आप, मतलब 83% ऑफ यूथ सोचता है कि हम बिजनेसमैन बने, बट उसमें से कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं, सिर्फ 5 to 6%। मतलब यहाँ पर रिस्क का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। व्हाट इज़ माई एटीट्यूड टुवर्ड्स माई वर्क एफर्ट, हाउ मच रिस्क आई कैन बेयर रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, पैसा नहीं मिला तो कितना नुकसान मैं उठा सकता हूँ। व्हाट इज़ माई एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, मेरी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम भी कहीं ना कहीं चली जाएगी, है ना। एम आई रेडी टू टेक क्रूशल डिसीजंस, कभी कभी बहुत क्रूशल डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं, है ना, जिससे या तो बहुत फ़ायदा होगा या बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो क्या मैं वो ऐसे क्रूशल डिसीजंस लेने के लिए रेडी हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप पहले खुद से पूछें और फिर सोचें कि क्या अब अगर ये सब चीज़ों में आपका आंसर यस है तो आप फिर सोच सकते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। 3 गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है जो कि स्मॉल बिजनेसेस को एनकरेज कर रही है, जिसमें से पहली है CGS, नाम पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, इसको CGS बोलते हैं। एक होती है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में भी सरकार ने क्या किया है कि आपको लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, लोन लिमिटेड नहीं, एजेंसी तक। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये एक नॉन बैंकिंग एक कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, जो अप टू 10 लाख रुपए का लोन देती है। ठीक है, अप टू 10 लाख रुपीज़ का लोन ले सकते हैं हम सरकार से किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और जो CDS था, जो हमने ऊपर देखा, CGS क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, इसमें अप टू 1 करोड़ की अपर लिमिट है, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए हम सरकार से लोन ले सकते हैं। ठीक है, एक है स्टार्टअप इंडिया।
स्टार्टअप इंडिया में भी 10% से लेकर 1 करोड़ तक का SCs और ST कैटेगरी के लोग लोन ले सकते हैं, और विमेंस को प्रायोरिटी इसमें दी गई है। ठीक है, तो ये भी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसका यूज़ करके हम बिज़नेस में पैसा लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। इसके बाद आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और कुछ देख लेता हूँ अगर बचा होगा तो, अदरवाइज आई थिंक दिस वाज इट। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज इट। ये सारी चीज़ें हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर। मेरे पास एक छोटी सी PDF है, मैं जिसमें से ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये PDF भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग, इसमें ये चेक पॉइंट दिए हुए हैं और ये चेक पॉइंट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को देखना है कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को पता है या नहीं। और जैसे ही चेक पॉइंट ख़त्म होगा तो वहाँ पर नीचे, जैसे ये बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, इनमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स देखना, ये क्या है इनको समझना। ये तो वही वाली कुछ यूनिट्स है जो हमने बुक में पढ़ी हैं, ये सारा वही सब रिपीट है। तो एक बार इसको देखना आप लोग। यहाँ पर जैसे ही ये चेक पॉइंट्स ख़त्म होंगे, ये भी हमने पढ़ा है, ये सारी की सारी सेम चीज़ें जो हमारी बुक में दी हुई हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार गो थ्रू करना है। और इन सारे चेक पॉइंट्स, ये जितने भी ये चेक पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये जितने भी एक्सरसाइजेज यहाँ पर दिख रही हैं, इन सारे चेक पॉइंट्स के आंसर भी इसी PDF में, ये देखो, ये आंसर्स टू चेक पॉइंट, ये एक पेज है जहाँ पर सारे चेक पॉइंट्स के आंसर एक साथ दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक, सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। आई होप दिस वीडियो विल बी क्लियर टू यू, अदरवाइज यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग दिस। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूरे टॉपिक को कवर कर रहा है। तो इसके सिवा मुझे नहीं लगता आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना, समझना, और कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।